यूक्रेन पर रूसी सेना की कार्रवाई के विरोध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की निंदा वाले प्रस्ताव पर मतदान हुआ। भारत, चीन और यूएई ने इस प्रस्ताव से खुद को दूर रखा और ये प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पारित नहीं हो पाया क्योंकि परिषद के ही स्थायी सदस्य रूस ने इस पर वीटो कर दिया। सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में रूसी आक्रामकता, हमला और यूक्रेनी संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा शामिल है। इसके अलावा प्रस्ताव में यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्र अखंडता को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई और रूसी हमले को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लंघन बताया गया। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग मान्यता देने के फैसले को भी तुरंत पलटने का आह्वान किया गया। साथ ही यूक्रेन से तत्काल और बिना शर्त रूसी सेना की वापसी की भी बात कही गई। सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में हालिया हुए घटनाक्रम से भारत बेहद परेशान है और हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को खत्म करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। भारत ने कहा कि इस बात से खेद है कि कूटनीति के रास्ते को छोड़ दिया गया, लेकिन अब इस पर लौटना होगा, इसलिए भारत ने खुद को मतदान से दूर रखा। रशिया की ओर से यूक्रेन पर हमले के तीसरे दिन हिंसा और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। भारी दबाव के बावजूद रशिया पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूएनएससी में रशिया के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसे रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए खारिज कर दिया। रशिया की ओर से यूक्रेन की राजधानी कीव में भी कई धमाके किए जा रहे हैं। इसकी वजह से वहां के लोग सहमे हुए हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे और हथियार नहीं डालेंगे। इस बीच यूके के साथ साथ अन्य देशों ने यूक्रेन को हथियार के साथ साथ अन्य मदद सामग्री भेजने की बात कही है। भारत के लोग भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऐसे में भारत की सरकार के साथ साथ अभिभावकों की चिंता भी अपने नागरिकों के लिए बढ़ी हुई है। सरकार का कहना है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की ओर से हंगरी और रोमानिया से 2 विशेष फ्लाइट के तहत सैकड़ों विद्यार्थियों को वापस भारत लाया जा रहा है। इस तनाव के बीच पूरा विश्व परेशान है, क्योंकि इसका असर न केवल लोगों पर पड़ रहा है बल्कि बाजार पर भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। हालांकि इस जंग को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्थिति वही की वही बनी हुई है। रूस लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी अपनी जमीन, अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ता जा रहा है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसमें से भारत भी शामिल है। और इस मुद्दे से निपटने के लिए भारत लगातार CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठकें लगातार जारी है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के जारी हमलों के बीच सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति इस वक्त की खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद किसी भी तरह की ब्रीफिंग नहीं की गई। सूत्रों के मुताबिक CCS की बैठक में सुरक्षा तंत्र के शीर्ष अधिकारी भी शामिल रहे। बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया भी पूरी तरह से मदद कर रही है। हालांकि CCS की बैठक में यूएनएससी में भारत के मौजूदा कदम, युद्ध की ताजा स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम समेत दुनिया के नेताओं की प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई। इससे पहले यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात भी CCS की बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात भी की। वहीं हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करते हुए जोर देकर कहा था कि भारत यूक्रेन से अपने नागरिकों के सुरक्षित निकास और वापसी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। फिलहाल यूक्रेन में युद्ध से प्रभावित इलाकों से भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने का प्रयास कर रहा है। इस बीच सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक प्रस्तावित है। बता दें कि कैबिनेट समिति की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मोदी सरकार कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। अब इस बीच जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, ऐसे में क्या कदम उठाती है मोदी सरकार अपने भारतीयों के लिए और रूस के पक्ष के लिए? 5वें चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं प्रदेश के। अब ये अवध क्षेत्र में 5वां चरण है, जिसमें कई ऐसी विधानसभाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो सराथू विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनके सामने पल्लवी पटेल इस मुकाबले में है। इसके अलावा अयोध्या जो सेंटर रहा पूरा चुनाव का, अयोध्या महत्वपूर्ण जिला है। ये 11 ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पे चुनाव होने जा रहा है फिलहाल। इसके अलावा किसी की बात करें तो प्रतापगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अखिलेश यादव ने वहाँ के जो विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह, उनके ऊपर सवाल खड़े किए थे कि वो कुंडा में कुंडी लगा देंगे, जिसके बदले राजा भैया ने भी पलटकर कई तीखे हमले किए हैं समाजवादी पार्टी पर और वहाँ उनके अध्यक्ष पर। तो फिलहाल कल जो 11 जिले हैं उसमें बहराइच, बाराबंकी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, ऐसे सुल्तानपुर खासकर और रायबरेली,
रायबरेली बहुत इंपॉर्टेंट जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी का गढ़ कहलाता है और वहां पर भी कल चुनाव होना है। तो ऐसे 11 जिलों में कल मतदान होगा। देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य लड़ाई में नजर आ रही है, किसके खाते में ज्यादा ये लोग मतदान करते हैं। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरे 11 जिलों में फोर्स अभी रात से ही पहुंच चुकी है और सभी मतदान स्थलों को अपने घेरे में ले रखा है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है, जिसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। चाहे वो यूक्रेन की जनता हो, चाहे तमाम देश से पढ़ाई करने गए यूक्रेन में छात्र छात्राएं हो, वो वहां पर फंसे हुए हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में कई भारतीय हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और लगातार सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार से आग्रह किया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द वतन वापस लेके आया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि भारतीयों को वापस लाने का प्रयास लगातार जारी है और अब तक कई ऐसे हजार छात्र छात्राएं जिनको वतन वापस लाया गया है। लेकिन यूक्रेन में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन के तमाम शहरों पर कब्जा कर रहा है और युद्ध लगातार छिड़ा हुआ है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे और आखिरी दम तक यूक्रेन के लोगों की रक्षा करेंगे और रूस से लड़ाई करते रहेंगे। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि यूक्रेन में फंसे छात्रों की कब तक वतन वापसी होगी और यूक्रेन ने साफ कह दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा और अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने आज तक भी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया और ना ही किसी ने भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया। ये बात देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 98वें दीक्षांत समारोह में कही। दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की शक्ति दुनिया की भलाई के लिए है, ना कि किसी को डराने के लिए। दीक्षांत समारोह के दौरान 1,73,443 छात्रों को डिजिटल डिग्री प्रदान की गई। राजनाथ ने कहा, हमारा सपना है भारत को जगत गुरु बनाना। हम भारत को शक्तिशाली ज्ञान के क्षेत्र में समृद्ध बनाना चाहते हैं, जहां सांस्कारिक मूल्य भी हो। अब तो पूरा विश्व मानता है कि एक समय में भारत शिक्षा और विज्ञान के साथ कई क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व करता था। लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत को धूमिल करने का काम किया। डीयू के दीक्षांत समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये शब्द स्तब्ध कर देने वाले कहे। हर भारतीय अपने देश से प्यार करता है और सभी भारतीय अपने देश के विकास में अहम योगदान देता है। तो हम सबके लिए अभी फिलहाल यही जरूरी है कि हम सबको एकजुट होकर देश के उन्नति में योगदान देना चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी के अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि लोहिया के अनुयायियों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। वहीं सीएम योगी ने कहा कि लोहिया जी कहते थे कि समाजवादियों को संपत्ति और संपत्ति के फायदों से दूर रहना चाहिए, लेकिन आज समाजवादियों का नारा है सबका साथ, केवल सैफई परिवार का विकास। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अंबेडकर नगर के लोग इस विश्वास के साथ काम कर रहे थे कि कभी विकास होगा, लेकिन इन परिवारवादियों ने कभी विकास नहीं किया। ये परिवारवादी कभी दंगा कराते हैं या कभी लूट करते हैं। यही कारण है कि ये लोग आज रूप बदलने में माहिर हो चुके हैं और आज हनुमान जी की गदा लिए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। सीएम योगी ने कहा कि हमने कोरोना काल में सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी। अगर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकार होती तो कोरोना वैक्सीन कब की ब्लैक हो जाती। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 255 मरीजों की मौत हो गई है। अगर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 24 घंटे में 23,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जिससे देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1,21,000 के करीब पहुँच गई है। बता दें कि देश में अब तक कुल 4,29,00,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो 24 घंटे में 399 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव केसों का आंकड़ा 2000 के करीब पहुंच गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि कोरोना से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। झारखंड के धनबाद और जामताड़ा जिले के बीच बराकर नदी में नाव डूब जाने से 21 लोग लापता हो चुके हैं। 24 घंटे के बाद भी किसी का पता नहीं चल पाया है।
इन सब के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों का बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इसका जवाब कौन देगा। इसके लिए लोग झारखंड सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। धनबाद के निरसा अंचल के बारबेंदिया और जामताड़ा जिले के बरावट घाट के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 2007 से 8 के बीच पुल निर्माण का शिलान्यास किया था। 2009 में तेज बारिश के दौरान निर्माणाधीन पुल के कुछ पिलर ध्वस्त हो गए थे। इसके बाद से ही पुल निर्माण ठप है। इस बीच अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरान और रघुवीर दास मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरी बार हेमंत सोरान मुख्यमंत्री हैं। 13 साल की अवधि में किसी ने भी पुल का निर्माण को लेकर गंभीरता से कोई भी कदम नहीं उठाया है। अगर पुल बन गया होता तो बराकर नदी में डूबने वाला हादसा ना हुआ होता। बिल्कुल बचाव कार्रवाई जारी है। प्रदेश में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इसके बाद अब विपक्ष ने भी सरकार से किसानों को राहत देने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से मांग की है खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर सरकार किसानों को मुआवजा दे। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार से खराब हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। सुरजेवाला ने कहा है कि प्रदेश में ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश से जो फसलों का नुकसान हुआ है, सरकार उसके लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे। काबिले गौर है कि पिछले 2 दिन में प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है और फसल भी पककर तैयार है। ऐसे में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज कैथल के 11 रुद्र शिव मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने महारुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देकर देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद जिले की 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके पश्चात उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन संकट पर उनकी नज़र है, जिसको लेकर एक सेल भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो है जितने भी भारतीय हैं उनको एयरलिफ्ट करने की जो है विदेश मंत्रालय ने योजना बनाई है। जल्द ही हरियाणा के जितने भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है कांग्रेस के ऊपर तंज कसा है और कहा है कि जो पुरानी पेंशन है वो कांग्रेस के द्वारा ही बंद की गई थी। साथ रखते गांव मुंदड़ी में आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। यहाँ आकर उन्होंने जो लवकुश तीर्थ पर यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है उसका अवलोकन किया। उनके जो विकास हो रहा है, किस प्रकार उनकी बनाई जा रही है, उन सब तरफ से उनका ध्यान किया। उन्होंने आह्वान किया जो संस्कृत में रुचि रखते हैं उन बच्चों को कि वो यहाँ आकर दाखिला लें और अपने मन के अनुसार उसमें पढ़ाई शुरू करें। उन्होंने कहा यहाँ बौद्धिक और मानसिक रूप से भी विकास होता है। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब में सरकार बनाने के दावे पर पलटवार करते हुए कहा कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है वह सरकार बनाने का दावा करता है, लेकिन यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। चुनाव नतीजे के बाद भाजपा से गठबंधन के सवाल पर बादल ने कहा कि फैसला पार्टी की मीटिंग में होगा कि किस दल को समर्थन करना है। प्रकाश सिंह बादल आज सिरसा में वरिष्ठ नेता वीरबान मेहता के घर पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पंचकुला औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में एक महिला के साथ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में सेक्टर 20 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। वहीं शिकायतकर्ता व पीड़ित डॉक्टर कोमल खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने जगबीर सिंह नाम के एक व्यक्ति के साथ अपनी कंपनी में पार्टनरशिप की थी और 50% की पार्टनरशिप उस व्यक्ति के पास थी। उस व्यक्ति द्वारा न केवल करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई बल्कि 25 लाख रुपए के चेक की चोरी के भी आरोप उस व्यक्ति पर लगाए गए हैं। वहीं पीड़िता की शिकायत के आधार पर सेक्टर 20 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी तफ्तीश शुरू कर दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में
स्थापित किए गए सखी नामक वन स्टॉप सेंटर का आज हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया द्वारा निरीक्षण किया गया। इस मौके पर उनके साथ प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ साथ वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज भी मौजूद रही। इस मौके पर जहां रेणु भाटिया ने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही साथ उन्होंने वहां हिंसा से पीड़ित महिलाओं से बातचीत भी की। इस दौरान तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए रेणु भाटिया काफी संतुष्ट नजर आई और उन्होंने वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज की पीठ भी थपथपाई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ किसी भी हिंसा से पीड़ित महिला को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि किसी भी हिंसा को ना झेलें तथा वन स्टॉप सेंटर का लाभ उठाएं ताकि उन्हें किसी भी परेशानी से ना जूझना पड़े। पशु मेले का आज दूसरा दिन भिवानी में आयोजित हुआ। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कृषि मंत्री जेपी दलाल, वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के अंदर मंत्रियों ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए इस तरह के मेले लगवाए जाते हैं ताकि किसान समृद्ध हो सके। उनका कहना था कि हरियाणा दूध दही का खाना है और काफ़ी अव्वल भी दूध के इसमें है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के अंदर कई प्रकार के कंपटीशन भी पशुओं के करवाए गए और काफ़ी इनाम भी पशुओं ने जीते हैं। इस पर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि कौशल रोजगार की तरफ भी हरियाणा सरकार बढ़ रही है और अब बच्चों को 6वीं से 12वीं तक इस तरह की शिक्षा दी जा रही है, जब वो स्कूल से निकले तो स्वयं का रोजगार हासिल कर सके और न केवल रोजगार खुद हासिल कर सके बल्कि दूसरों को भी दे सके। अंबाला में देर रात डायल 112 की पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक मां और बेटे के झगड़े को सुलझाने के लिए डायल 112 की टीम अंबाला शहर के कमल विहार इलाके में पहुंची थी, जहां हमलावरों ने पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी कर दी। हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना घातक रहा होगा। पुलिस पर हुई इस पत्थरबाजी में पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। वहीं मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं अन्य हमलावरों की पुलिस को अभी भी तलाश है। फरीदाबाद के डीपीएस स्कूल की छात्र के आत्महत्या मामले में फरीदाबाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मृतक की मां के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने जहां आज परिजनों सहित मृतक छात्र के दोस्तों और परिजनों के साथ साथ सहयोगियों से पूछताछ की, वहीं साथ साथ स्कूल प्रबंधन से भी गहनता से पूछताछ का दौर जारी है। मृतक की मां ने स्कूल प्रबंधन तथा एक अध्यापिका सहित कुछ छात्रों पर छात्र को पीड़ित करने के आरोप लगाए हैं और इन आरोपों की जांच के लिए फरीदाबाद पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि छात्र ने अपनी सोसाइटी की 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं स्कूल प्रबंधन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया है कि उक्त छात्र की मां स्वयं स्कूल में लगभग 8-9 साल से कार्यरत थी और बच्चा दूसरी कक्षा से स्कूल में पढ़ रहा था। यदि इस तरह की कोई परेशानी या कोई पीड़ा बच्चे को होती तो उसकी मां उन्हें अवश्य बताती। तो ऐसे में जहां एक तरफ स्कूल प्रबंधन आरोपों को सिरे से नकार रहा है, वहीं मृतक छात्र की मां परिजनों के अलावा जो अन्य सहयोगी हैं वे लगातार स्कूल प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पुलिस अब किस नतीजे पर पहुंचती है। तो ऊना के साथ लगते वादावराना में कल देर रात लगभग 3:30 बजे के आसपास जो है वो भीषण अग्निकांड। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि 4 दुकानें यहाँ पर अग्नि की बिजली चली और लगभग 30 से 35 लाख का नुकसान यहाँ पर बताया गया। अगर मालिक दुकान के ऑनर की बात करें मुकेश और लोकराज का ये कहना था कि लगभग 3:30 बजे ये दुर्घटना हुई है। आनन फानन में 4 अग्निशमन की गाड़ियाँ इस आग को काबू पाने के लिए लगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पर काफ़ी भीषण मंजर था रात को। लोगों का कहना है कि आग के कारण शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं। वहीं जब इस मामले में हमने इस दुकान के ऑनर से बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग 3:30 बजे की ये घटना है। लोगों द्वारा हमें सूचना दी गई और हम तुरंत मौके पर पहुँचे और इसके साथ साथ हमने अग्निशमन विभाग को जो है फ़ोन के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से सूचना दी। लगभग 10 मिनट बाद अग्निशमन की गाड़ियां यहां पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। पर उससे पहले स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने का कार्य किया। आपको दिखा दें कि लगभग ये दुकानें अंदर से पूरी तरह से जल चुकी हैं। इवन तक भीषण आग होने के कारण दीवारों में भी दरारें देखी जा रही हैं।
किन्नौर जिला में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जिला किन्नौर में इस बर्फबारी से जहां किसानों व बागवानों में खुशी की लहर है, वहीं पर्यटकों को अब यह बर्फबारी समस्या बनकर उत्पन्न हो सकती है। सूचना के अनुसार जिला किन्नौर के छितकुल, रक्षम, सांगला व हांगरंग घाटी में कई पर्यटक अभी भी बर्फबारी के चलते होटलों व निजी होम स्टे में फंसे हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से इन सभी पर्यटकों को एक सूचना दी गई है, जब तक मौसम अनुकूल नहीं हो जाता तब तक यह पर्यटक बिना वजह होटल व होम स्टे से पहाड़ों व अन्य पर्यटन क्षेत्रों में घूमने ना जाए, ताकि बर्फबारी के दौरान किसी के जान माल का नुकसान ना हो। आपको बता दें कि जिला किन्नौर में बर्फबारी के चलते दोबारा से दुश्वारियां बढ़ सकती है, बिजली गुल हो सकती है और सड़कें बंद हो सकती है। हालांकि बीते कल प्रशासन द्वारा जिला किन्नौर में सड़कों को बहाल किया गया था, लेकिन एक बार फिर से बर्फबारी के चलते जिला किन्नौर के कई सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने की सूचना भी मिल रही है। हालांकि जिला किन्नौर प्रशासन द्वारा मशीनरियों को मैदान में उतारकर बर्फबारी को सड़कों से हटाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसी बर्फबारी में प्रशासन को सड़कों से बर्फ हटाना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से ही लगातार बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। मैदानी क्षेत्रों में जहां भारी बारिश हो रही है, तो वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। भारी बर्फबारी होने से जो है लोगों की दुश्वारियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजधानी शिमला में भी दोपहर बाद जो है यहाँ पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी शिमला में, जहाँ पर आप देख सकते हैं भारी बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। लगातार 11 बजे के बाद जो है यहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी होने की वजह से जो है तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं राजधानी शिमला की ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं भारी बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। जमने जो है यहाँ पर शुरू हो गई है, जिसके चलते लोगों की जो है दुश्वारियाँ कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। अधिक बर्फबारी होने के चलते जो है कहीं ना कहीं यातायात भी प्रभावित होता है, क्योंकि सड़क में जो है बर्फ जम जाती है, जिसकी वजह से जो है सड़क में फिसलन देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से तेज हवाओं के साथ यहाँ पर भारी हिमपात यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं भारी बर्फबारी होने से जो है कई जगह बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो पेयजल परियोजनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं बाधित हुई नजर आती है। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र ने जो है आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से प्रदेश में जो है यानी 27 फरवरी से प्रदेश में मौसम खुला बना रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा 28 तारीख को जो है मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ बना रहेगा, लेकिन 28 की रात से एक बार फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर जो है 2 मार्च तक हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। अंबाला में देर रात डायल 112 की पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक मां और बेटे के झगड़े को सुलझाने के लिए डायल 112 की टीम अंबाला शहर के कमल विहार इलाके में पहुंची थी, जहां हमलावरों ने पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी कर दी। हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना घातक रहा होगा। पुलिस पर हुई इस पत्थरबाजी में पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। वहीं मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं अन्य हमलावरों की पुलिस को अभी भी तलाश है।